हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कल के वीडियो पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। आपके सामने दो प्रश्न रखे जाते हैं। इन दोनों प्रश्नों को आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने होते हैं। अगर आप लिखते हैं तो आपको भी याद होगा, और जिन्हें नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन है। इनमें से किस विधेयक पर लोकसभा की ही पूरी शक्ति होती है, राज्यसभा की नहीं? ऑप्शन है धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। दूसरा क्वेश्चन है, वित्त विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 107, 108, 110 और 117। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखने का प्रयास करिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संसदीय शब्दावली यानी पार्लियामेंट्री टर्मोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है संसदीय शब्दावली, पार्लियामेंट्री टर्मोलॉजी। देखते हैं क्या क्या शब्द संसदीय व्यवस्था में प्रयोग किए जाते हैं और उनके क्या मायने होते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रश्नकाल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और खास कर ये पूछा जाता है कि प्रश्नकाल क्या होता है या प्रश्नकाल का समय कब निर्धारित किया गया है। तो देखते हैं। तो प्रत्येक सदन का जो पहला घंटा हो, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, जब भी स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट आवर होता है वो क्या होता है? हमेशा प्रश्नकाल होता है। इस दौरान क्या करते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं और मंत्री लोग इनका सामान्यतः उत्तर देते हैं। ठीक, तो प्रश्न करते हैं और प्रश्नकाल का जो समय होता है सामान्यतः 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक होता है। तो याद रख लीजिएगा, जो आपके प्रश्नकाल का जो टाइमिंग है वो 11 बजे से स्टार्ट होकर 12 बजे, यानी 1 घंटे का जो समय होता है वो प्रश्नकाल होता है। और जैसे ही संसद स्टार्ट होता है तो उसका जो पहला आवर होता है वो प्रश्नकाल का होता है। इससे ये आप बात निकाल सकते हैं कि जो होता है संसद जो शुरू होता है वो 11 बजे शुरू होता है और 11 से 12 जो होता है प्रश्नकाल का समय होता है। और इसमें सामान्यतः संसद के सदस्य प्रश्न करते हैं और मंत्री उनके उत्तर देते हैं। चलें आगे बढ़े। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन है? तारांकित। तारांकित का मतलब होता है स्टारेटेड, स्टारेटेड लिखा है। दूसरा अतारांकित यानी अनस्टारेटेड है, और तीसरा है अल्प सूचना वाले प्रश्न यानी शॉर्ट नोटिफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। चलेंगे देखते हैं पहले तारांकित यानी स्टारेड क्वेश्चन क्या होते हैं। तो सदन से संबंधित मंत्री द्वारा जिन प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है वे तारांकित प्रश्न होते हैं। इसके पश्चात पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखेंगे कि सदन से संबंधित मंत्री लोग यानी जो मंत्री लोग होते हैं जिनसे जिन प्रश्नों का उत्तर, मतलब मान के चलिए कि अगर मान लीजिए संसद का कोई सदस्य है, वो कोई क्वेश्चन पूछता है और कोई मंत्री क्या करता है उसका उत्तर देते हैं। अगर वो मौखिक रूप से उसका उत्तर देते हैं तो इसको बोलते हैं तारांकित या स्टारेड क्वेश्चन को कहते हैं। ओके, मतलब मौखिक रूप से जिस प्रश्न का उत्तर देने वाले होते हैं उनको तारांकित प्रश्न कहते हैं। दूसरा अतारांकित प्रश्न, अनस्टारेटेड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है? जिन प्रश्नों का उत्तर मंत्री लोग लिख कर सौंपते हैं, यानी अगर किसी सदस्य के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न होते हैं अगर उसका उत्तर मंत्री लोग लिखित रूप में देते हैं तो उसको बोलते हैं अतारांकित प्रश्न बोलते हैं। इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि जब कोई चीज लिख कर कोई देता है तो उसमें तुरंत आप प्रश्न नहीं बना सकते, क्योंकि लिख के देगा तो इसका मतलब आप उसे पढ़ेंगे तब उसके पूरक प्रश्न पूछेंगे। पूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछेंगे। यानी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, तो आपने अपना नाम बताया, तो फिर मुझे लगा कि कुछ और पूछना चाहिए, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसको पूरक प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बाद हम क्या करते हैं, उनसे पूरक प्रश्न पूछते हैं। लेकिन अतारांकित प्रश्नों में हम पूरक प्रश्न नहीं पूछ पाते, क्योंकि वो हमें क्या करते हैं, लिख कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं अल्प सूचना वाले प्रश्न यानी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। ये जो होता है ये क्या होता है? अल्प सूचना के वे प्रश्न होते हैं
यानी अल्प सूचना के वे प्रश्न होते हैं जिनमें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। यानी उस प्रकार के प्रश्न जिसमें क्या होता है, हम 10 दिन का नोटिस देकर जो है मंत्री लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, उसको बोलते हैं अल्प सूचना वाले प्रश्न। और इसका भी उत्तर क्या होता है, मौखिक रूप से ही लिया जाता है। यानी अतारांकित जो है वो आपका बस खाली होता है, लिखित रूप में होता है। बाकी जो है अल्प सूचना वाले प्रश्न हो गए या तारांकित हो गए, दोनों में क्या है, उत्तर मौखिक रूप से ही लिया जाता है। और इसमें कम से कम 10 दिन पहले नोटिस आपको देना जरूरी है अल्प सूचना वाले प्रश्न में। आगे बढ़े। ये देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई सारे एग्जाम में पूछा गया। अभी मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले समझ लेते हैं। जीरो आवर क्या होता है, शून्यकाल। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल यानी प्रश्नकाल के ठीक बाद शून्यकाल का समय कहलाता है। यानी जैसे ही मान के चलिए, जैसे ही प्रश्नकाल का समय समाप्त होता है उसके बाद हमारे यहाँ क्या शुरू होता है, जीरो आवर स्टार्ट होता है। शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होता है। शून्यकाल की अवधि अधिकतम 1 घंटे की होती है। मान लीजिए वो आधे घंटे की भी हो सकती है, 45 मिनट की हो सकती है, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी जो है हमारा दोपहर 12 बजे के बाद क्या शुरू होता है, शून्यकाल या जीरो आवर शुरू होता है। और ये क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी जो है आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम में आपसे ये पूछा जा चुका है। ओके, ध्यान रखिए। चलिए अब देखिए, इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के लोकहित के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, लोकहित यानी जो है हमारे यहाँ जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो लोकहित मतलब जो सभी के हित वाले प्रश्न होते हैं, उस प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं। उसी उसी सब टॉपिक पे डिस्कशन यहाँ पर होता है और ये संसद के अंदर होता है। ठीक है, देखिएगा अब ये इंपॉर्टेंट आप इसको समझ लें। क्यों ये इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिखा है, संसदीय जो है आपकी प्रक्रिया जो है में ये नवाचार यानी ये इनोवेशन भारत की देन है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि वो भारत की देन है। यानी भारत में ही इसका क्या है, उदय किया गया है कि भारत में भी लोकहित के लिए कुछ नया करने के लिए उन्होंने इसको जीरो आवर बनाया है। ओके, तो आपको क्लियर, ये भारत की देन है। और उसके बाद एक ऐसे और मिलेगा, वो भी दिखाते हैं कि वो भी भारत की देन है। दूसरा, अल्पकालीन चर्चा। इसमें क्या होता है, अल्पकालीन प्रश्न अलग थे और अल्पकालीन चर्चा अलग होता है। इसमें शॉर्ट टर्म डिस्कशन है, मतलब कोई भी टॉपिक पे बहुत शॉर्ट टाइम में क्या होता है हम लोग डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, इसके अंतर्गत सदनों में आम महत्व के विषयों को उठाया जाता है। यानी जो सदन होता है उसमें जो है लोगों के यानी सामान्य लोगों के जो महत्व के है प्रश्न उनको उठाया जाता है। कहीं पे पानी की कमी है उसके वाले प्रश्न को उठाया जाता है। कहीं पर किसी को जो है सरकार द्वारा जो दिया गया है, मतलब वो जो लाभ दिया जा रहा है वो नहीं पहुंच रहा है, सरकार की कोई भी पॉलिसी नहीं पहुंच पा रही, तो उसको बोलते हैं, उसको आम महत्व के प्रश्न को इसमें उठाया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष इसके लिए सप्ताह में 3 दिन निर्धारित कर सकती है। 3 दिन निर्धारित कर सकती है और मैक्सिमम 2 घंटे ही निर्धारित कर सकती है। मतलब एक दिन में 2 घंटा डिस्कशन होगा। इस तरीके से ये 3 दिन ही इसका डिस्कशन हो सकता है, रोज नहीं होता। ओके, चले आगे बढ़े। देखिए, इसका नाम ही ध्यानाकर्षण है। सॉरी, ध्यानाकर्षण मतलब होता है कॉलिंग अटेंशन नोटिस। ठीक है, कॉलिंग अटेंशन नोटिस यानी ध्यानाकर्षण क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, किसी भी जो होते हैं उनका यानी किसी भी जो है मंत्री लोग का क्या करते हैं, संसद के सदस्य द्वारा उनका ध्यान आकर्षण करके उनसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए क्या है, इस प्रस्ताव में अध्यक्ष या सभापति की स्वीकृति से मतलब उनकी जो है आज्ञा से सदन का या एक्चुअली यहाँ पे दिख रहा हो जाएगा, यहाँ पे सदन का होना चाहिए, सदन का कोई सदस्य अति सार्वजनिक महत्व के यानी सामान्य जो सार्वजनिक यानी जो सामान्य लोगों के जो महत्व के प्रश्न हैं उससे संबंधित मंत्री को याद दिलाता है और प्रश्न करता है। ध्यान रखेंगे, यानी क्या होना चाहिए कि वो मंत्री को सार्वजनिक महत्व के प्रश्न को बुलाता है और उसमें जो है उनसे क्या करता है, प्रश्न करता है। तो ध्यान रखेंगे हमेशा जब इस टाइप का हो, ध्यान आकर्षण मतलब मंत्री का ध्यान आकर्षण किया जाता है और उनसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। किस किस टॉपिक पे, तो सार्वजनिक महत्व वाला। ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़े। अगला,
निंदा प्रस्ताव, देखिए निंदा प्रस्ताव कौन करेगा, सरकार है। तो यानी जो है कंश्योर जो है मोशन जो है आपका कौन सा है, यानी सेंसर मोशन, सॉरी सेंश्योर मोशन जो है उसको बोलते हैं निंदा प्रस्ताव, ठीक है। निंदा प्रस्ताव कौन करेगा, तो निंदा प्रस्ताव हमेशा विपक्ष करेगा, विपक्ष करेगा क्योंकि विपक्ष ही सरकार के पॉलिसी और नीतियों की निंदा हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें भी गवर्नमेंट में आना होता है। तो निंदा प्रस्ताव ये है। तो देखते हैं निंदा प्रस्ताव में क्या है। तो निंदा प्रस्ताव विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा सरकारी नीतियों की आलोचना करने के लिए पेश किया जाता है। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, यानी देना पड़ता है, ठीक है। मतलब अगर कोई सरकार की किसी पॉलिसी है, किसी नीति है, उसकी आलोचना की जा रही है और सदन में क्या है इसको पेश किया जाता है और ये जो है बिल पास हो गया, तो क्या हो जाएगा, पूरी जो है सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। यानी विपक्ष के द्वारा ये निंदा प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है, अगर ये क्या होता है पास हो जाता है तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। विश्वास प्रस्ताव यानी कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, देखेंगे इसमें क्या है। जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, यानी कोई भी पार्टी होती है उसको जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, मान लीजिए आज तो बीजेपी जो है पूरी तरीके से क्या है, मतलब पूरी तरीके से बहुमत में है, लेकिन अगर कभी बाय द वे पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो परिणाम स्वरूप त्रिशंकु संसद, मतलब जिसमें 3 पार्टियां अलग होती हैं लेकिन किसी को भी क्या मिलता है, जो है वो बहुमत नहीं मिल पाता है। अल्प बहुमत सरकार, जिनमें बहुमत होती है लेकिन अल्प होता है, मतलब वो बहुमत में नहीं होती, अर्थात वो सरकार डायरेक्ट नहीं बना सकती है। या गठबंधन की सरकार बनती है, या दो लोग क्या करते हैं, दो पार्टियां मिलकर गठबंधन करती हैं और उनकी सरकार बनती है, जिसमें सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए कभी कभी विश्वास प्रस्ताव पास करवाना होता है। मतलब विपक्ष द्वारा ये किया जाता है कि आप जो है, आपकी अगर सरकार जो है गठबंधन के माध्यम से बन रही है तो आप जो है एक विश्वास प्रस्ताव को पास करवाइए, अगर वो पास हो जाता है तो हम आपकी सरकार बनने देंगे। लेकिन यदि विश्वास प्रस्ताव पास नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव अगर पास नहीं होगा तो इसका मतलब है वो पार्टी जो हैगी या जो वो सरकार है वो बहुमत में नहीं है। तो इसे ये होता है कि जो है विश्वास प्रस्ताव हमेशा कौन लाता है, तो सत्ता पक्ष लाती है, यानी जिसकी पार्टी बनने वाली होती है उसके द्वारा ये लाया जाता है। और ये जो होता है, अगर ये विश्वास प्रस्ताव पास नहीं होता है तो उसकी सरकार गिर जाती है। ओके, और इसमें दिखाया जाता है ये तब होता है जब आपकी त्रिशंकु संसद हो, अल्पमत सरकार हो या गठबंधन की सरकार हो, तब इस तरीके का प्रोसेस होता है। आगे बढ़ें, अब देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये हमेशा कौन लाएगा, तो ये भी विपक्ष लाएगा, क्योंकि अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला दिया और सरकार जो है इस पे ये मत पारित हो गया, यानी ये बिल पारित हो गया, तो क्या हो जाएगा, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ओके, देखते हैं क्या है। यह प्रस्ताव लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। यदि सरकार अपनी बहुमत लोकसभा में नहीं दिखा पाती है तो यह प्रस्ताव पास हो जाता है और सरकार को त्यागपत्र देना होता है। ध्यान रखेंगे, जब इस टाइप का हो कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा, देखिएगा कौन कौन हुआ प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव हो गया और दूसरा कौन सा था, निंदा प्रस्ताव। दोनों प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाए जाते हैं। अगर वो दोनों प्रस्ताव पास होते हैं तो जो है सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ओके, ठीक है। तो ये प्रस्ताव लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। यदि सरकार अपनी बहुमत लोकसभा में नहीं दिखा पाती है तो और ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो संपूर्ण सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ये हो गया पार्लियामेंट का जो है वीडियो नंबर 4। मतलब अभी तक 4 वीडियो बन गए, जिसको पहला वीडियो मैंने सिर्फ पार्लियामेंट के नाम से बनाया था, दूसरा वीडियो हमारा जो है था लोकसभा, तीसरा राज्यसभा और चौथा वीडियो ये संसदीय शब्दावली है। इसके एक वीडियो और आएंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे न्यायपालिका पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो